एवरीबॉडी, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिको लर्निंग। आज है हमारी सीरीज़ का वीडियो नंबर 7। इसके पहले की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8, जो कि रिलेट करता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट से। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी है जो कि बात करते हैं कि क्या स्टेटमेंट रेलेवेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे 15+ केसेस और उनके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 के पैरा नंबर 1 से। ये कहता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट, जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में किसी मोटिव या प्रिपरेशन को शो करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो फैक्ट रेलेवेंट होता है। पहले मोटिव को समझते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पर्सन है ए, इनका ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ए हैं ये सी का मर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एक फैक्ट है। और ए ने सी का मर्डर किया है, ये बात बी को पता है। तो अब बी ने क्या किया, बी ने सोचा कि हम ए से मनी लेते हैं। उन्होंने ए को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें कहा कि हमें मनी दीजिए। और अगर ए ने ऐसा नहीं किया तो वो ए ने सी को मारा है, ये बात पूरे पब्लिक को बता देंगे, सबके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये सब रेलेवेंट हैं सेक्शन 8 में, क्योंकि ये मोटिव शो करते हैं ए का। समझ में आया आपको ये? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बेसिकली मोटिव होता क्या है। मोटिव एक इमोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है, तो दैट इज़ मोटिव। वो एक इमोशन है, वो कोई एक्सटर्नल एक्शन या फिर इवेंट नहीं होता है, लेकिन आपके ह्यूमन माइंड के इनसाइड का ही कुछ होता है, एक इंटरनल चीज़ होती है। बहुत बार मोटिव और इंटेंशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो मोटिव एक फीलिंग है, एक इंटरनल फीलिंग होती है, और इंटेंशन एक एक्ट होता है, आपको उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, हैव टू डू समथिंग इन इट। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी से लोन लिया है ₹1 लाख का। अब बी उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनका मनी रिटर्न करें। तो ए इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो इस प्रेशर से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ए ने क्या करा, बी को अपने घर बुलाया और उन पर एक नाइफ से, एक चाकू से हमला करके उन्हें मार डाला, ताकि वो बी के रिपीटेड प्रेशर से, रोज़ाना इस मेंटल प्रेशर से फ्री हो सकें, छुटकारा पा सकें। तो यहाँ पे ए का मोटिव क्या था कि उन्हें इस प्रेशर से फ्रीडम चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था कि वो बी को मार डालें ताकि बी उन्हें प्रेशराइज ही ना कर पाए। तो बेसिकली क्या होता है कि मोटिव की वजह से इंटेंशन क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिव क्या है, मोटिव कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे काम आता है। तो अक्यूज्ड पर्सन अपने डिफेंस में हमेशा ये बोल सकते हैं कि उनका क्राइम करने का या फिर कोई ऑफेंस करने का कोई भी मोटिव नहीं था, क्योंकि मोटिव एक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट फैक्टर माना जाता है। अगर मोटिव प्रूव नहीं हो पाता है, अगर मोटिव एब्सेंट है, तो इसका बेनिफिट अक्यूज्ड को दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इन द केस ऑफ आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर 2013। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलायबल आई विटनेस मिल जाता है, तो फिर मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। फिर मोटिव है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है। तो ये कहा गया है इन द केस ऑफ लोकेश शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द ईयर 2012। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये भी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ मोटिव। तो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई कन्विंसिंग, कोई परसुएसिव एविडेंस मिल गया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही क्राइम किया है, तो मोटिव फिर चाहे प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो या फिर कम ज़्यादा हो, वो कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, वो अपनी सारी वैल्यू लूज़ कर देता है। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ
नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द ईयर 1971। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है, तो ऐसे में अगर मोटिव प्रूव नहीं हो पाता तो क्या हम अक्यूज को गिल्टी मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द केस ऑफ सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इन द ईयर 1992 कि अगर सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और अगर मोटिव भी प्रूव नहीं हो पाता है तो हम अक्यूज को गिल्टी नहीं मानेंगे। एक्चुअली डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरली ऐसी सिचुएशन में हम अक्यूज को गिल्टी नहीं मानेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा एक और वीडियो है रिगार्डिंग डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे रेफ़र कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछले केस में देखा तो उससे ये समझ में आता है कि मोटिव कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है, एक सपोर्टिव एविडेंस है। सिर्फ मोटिव के बेसिस पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव हम उसे कन्विक्शन का ग्राउंड नहीं बना सकते। अगर किसी केस में मोटिव प्रूफ हो गया है तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव हम किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक रीसेंट जजमेंट में, इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू 2016 का केस है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये केस हमें मोटिव के नेचर को एक्सप्लेन करता है कि मोटिव किस टाइप का एविडेंस हो सकता है। सो इट कैन बी अ कोरोबोरेटिव और सपोर्टिव एविडेंस। आई होप आपको मोटिव से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन की तरफ। जैसे कि सेक्शन यूज़ करता है मोटिव और प्रिपरेशन, तो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जनरली क्या होता है? प्रिपरेशन से हम क्या समझते हैं? प्रिपरेशन किसी भी काम को करने का कोई प्लान या फिर कोई डिज़ाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई एग्ज़ाम में अपीयर होना है, हमें एक सिविल जज के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस वही चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ काम करने के लिए, तो वही होती है प्रिपरेशन। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने बी को पॉइज़न दिया है और इस पॉइज़न की वजह से बी की डेथ हो गई है। तो अब क्या सामने आता है कि जिस टाइप का पॉइज़न बी को दिया है वो सेम कैटेगरी का पॉइज़न ए ने बी की डेथ के पहले एक शॉप से परचेज किया था। तो इस फैक्ट को रेलेवेंट माना गया है फॉर प्रिपरेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिपरेशन के ऊपर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अप्पू वर्सेस स्टेट 1971 मद्रास हाई कोर्ट का। इसमें क्या होता है कि एक होटल मैनेजर होता है, एक छोटा सा होटल होता है, उनका मैनेजर होता है और उनकी वाइफ होती हैं। अब ये दोनों मिलके इस गेस्ट को मार डालते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। और जिस दिन वो उनका मर्डर करने वाले होते हैं उस दिन अपने होटल के सर्वेंट को वो छुट्टी दे देते हैं, उन्हें लीव दे देते हैं। और जब नेक्स्ट डे ये सर्वेंट वापस काम पे आते हैं तो उन्हें बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में, एक बिल्डिंग के अदर पार्ट में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को बोला गया है कि ये प्रिपरेशन है ताकि क्राइम की डिस्कवरी ना हो पाए। ये होटल मैनेजर और इनकी वाइफ ने जो गेस्ट का मर्डर किया है वो सामने ना आ जाए, उसकी वो डिस्क्लोज ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने ये पूरा प्रिपरेशन किया कि उन्होंने सर्वेंट को उस रात को बिल्डिंग से बाहर भेज दिया और जब वो वापस आया तो उसे बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में रखा। तो यहाँ पे इसे प्रिपरेशन माना गया है एंड इट इज़ रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 8 के पैराग्राफ नंबर 2 पे, जो कि बात करता है कंडक्ट के बारे में। तो कंडक्ट बेसिकली क्या होता है? कंडक्ट से हम क्या समझते हैं? कंडक्ट एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है और एक बिहेवियर होता है कि कोई पर्सन कुछ एक्ट कर रहा है या फिर कोई ओमिशन कर रहा है, जो एक्ट उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसे ओमिट कर रहा है, तो वो भी कंडक्ट है। कंडक्ट यानी आचरण, आपका बिहेवियर कैसा है वही होता है कंडक्ट। तो सेक्शन कहता है कि कंडक्ट रेलेवेंट होता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में अगर वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में है, और सूट इन प्रोसीडिंग में पार्टी या फिर उनके एजेंट का कंडक्ट रेलेवेंट होता है। यही पैराग्राफ आगे ये भी कहता है कि उस पर्सन का कंडक्ट जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, जैसे कि हम विक्टिम कहते हैं,
विक्टिम का कंडक्ट भी रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 8 अगर वो कंडक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी फैक्ट या फिर किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये है जेड और इन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने कुछ क्राइम किया है और क्राइम होने के तुरंत बाद ही ये एब्सकॉन्ड हो गए, फरार हो गए, उस जगह से भाग गए, या फिर क्राइम से रिलेटेड इनके पास से कोई प्रॉपर्टी रिकवर हुई है। तो इन दोनों फैक्ट को रेलेवेंट माना गया है एज कंडक्ट। ये उनका बिहेवियर शो करता है। क्राइम होने के बाद अगर कोई भाग जाए या फिर उसके पास से क्राइम से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी रिकवर हो तो वो रेलेवेंट होता है एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन द केस ऑफ मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन द ईयर 1971 कि सिर्फ एब्सकॉन्डिंग से आप किसी पर्सन का गिल्ट प्रूव नहीं कर सकते हो सकता है कोई इनोसेंट मैन है वो नर्वस हो जाए, क्योंकि जनरली जो लोग थोड़े सिंपल होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, वो पुलिस या फिर कोर्ट के सामने नर्वस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उस घबराहट की वजह से वो पर्सन वहाँ से भाग गया हो। तो सिर्फ एब्सकॉन्डिंग, सिर्फ भाग जाना किसी की गिल्ट प्रूव नहीं करता। आइए देखते हैं कि वो कौन से पर्सन्स हैं जिनका कंडक्ट रेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 8। तो कोई भी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग या फिर उस पार्टी का एजेंट जो कि सूट या प्रोसीडिंग की पार्टी है, उनका कंडक्ट रेलेवेंट होता है। अब टेक्निकली क्या होता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, दैट इज जो विक्टिम है, वो किसी सूट या प्रोसीडिंग को पार्टी नहीं होता, तो जनरली उनका कंडक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन एविडेंस एक्ट में एक एक्सप्रेस प्रोविजन है, अलग से लिखा हुआ है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है उनका कंडक्ट भी रेलेवेंट होगा। अब ये जो कंडक्ट है ये प्रीवियस या सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, लेकिन इसे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में ही होना चाहिए। समझ में आया ये? आप डाउट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं। अब एक केस में क्या हुआ था कि ये लेडी हैं और इनका थ्रोट कट हो गया था, किसी ने आके इनके थ्रोट पे कट लगा दिया था किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर नाइफ से। तो जब इनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो इन्होंने साइंस और जेस्चर्स के थ्रू एक पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट किया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ए के ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये सब इस पर्सन ने किया है। तो इनका ये कंडक्ट जो है, ये जो इन्होंने इशारे किए हैं, इसको रेलेवेंट माना गया है एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8। और ये जो फैक्ट्स हैं ये इन दो केसेस में सिमिलर थे, दैट इज एम्परर वर्सेस मोतीराम 1936 बॉम्बे और क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इन दोनों केसेस में सिमिलर फैक्ट थे और इनमें ये बताया गया कि कोई साइंस या जेस्चर्स के थ्रू भी अगर बोलता है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसे रेलेवेंट माना जाता है एज कंडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब सेक्शन 8 में दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो कि बताते हैं कि स्टेटमेंट की रेलेवेंसी कब होती है और कब नहीं होती है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जनरली बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कंडक्ट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ तब इंक्लूड होते हैं जब वो किसी एक्ट को अकम्पनी करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ तब एडमिसिबल होंगे जब वो किसी दूसरे एक्ट के साथ में यूज़ किए जाएं या फिर उन्हें एक्सप्लेन करें। ये लिखा है एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट होता है तो उस पर्सन को या फिर उसकी प्रेजेंस में जो भी स्टेटमेंट बनाए गए हैं और उस स्टेटमेंट से उस पर्सन का कंडक्ट अफेक्ट होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है किसी भी तरीके से, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। यहाँ पे बात है कि स्टेटमेंट कब रेलेवेंट होगा, स्टेटमेंट की रेलेवेंसी की बात की है। एक्सप्लेनेशन 2 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को रॉब किया है, उसे लूटा है। तो ये रॉबरी होने के बाद सी बात कर रहा था ए से और साथ में यहाँ पे 2-3 लोग और भी थे, पूरा ग्रुप में ये लोग बात कर रहे थे। अब सी ने कैजुअली ऐसा मेंशन किया कि पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसने कि बी को लूटा है। और ये स्टेटमेंट सुन के ए बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को लूटा है। और जब ये बात सामने आई गई कि पुलिस ढूंढ रही है उस पर्सन को, तो ए घबरा गए और वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पे जो सी का स्टेटमेंट है
ये रेलेवेंट होगा अंडर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 8। समझ में आया ये? अब कुछ केसेस में ये क्लैरिफाई किया गया है कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होंगे और एडमिसिबल नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट जो कि एक कंप्लेंट के फॉर्म में है वो एडमिसिबल हो सकते हैं। अब कंप्लेंट यानी क्या? जो पर्सन स्टेटमेंट कर रहा है वो चाहता है कि उसे कोई रिड्रेसल, कोई रेमेडी या फिर सामने वाले को कोई पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई एक्शन लिया जाए, उसके अगेंस्ट जो भी कुछ हुआ है वो उस पर एक्शन लेना चाहता है, उसमें कुछ काम करवाना चाहता है, तो उसे हम कंप्लेंट मानेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसी ऐसे पर्सन को किया गया है जो कि नॉर्मली आपको असिस्टेंस या फिर कोई हेल्प या फिर प्रोटेक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिर पुलिस है। तो इन कंडीशंस में ही स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाता है, अदरवाइज उन्हें रेलेवेंट नहीं माना जाता है। और ये कहा है इन द केसेस ऑफ रामस्वामी रेड्डी वर्सेस एम्परर 1931 एंड रामेश्वर प्रसाद वर्सेस रेक्स इन द ईयर 1951। अगर ये कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही स्टेटमेंट को रेलेवेंट एडमिसिबल माना जाता है अंडर सेक्शन 8, अदरवाइज वो एडमिसिबल जनरली नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा सेक्शन 8 दैट इज मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट और स्टेटमेंट के बारे में, और हमने काफ़ी सारे केसेस और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्शन 9 पे, तो ताकि आप उसे मिस ना कर दें इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।